हिडमा को नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिडमा 15-16 वर्ष की आयु में जो है वो मिलिट्री मतलब नक्सल संगठन में शामिल हुआ। हिडमा के साथ कम से कम 50 से ज्यादा नक्सली जो है वो उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। हिडमा के साथ किसी पत्रकार का कभी भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, हिडमा से बहुत सारे लोग मिलते थे। हमारी भी मुलाकात हिडमा से हुई है। यानी खुद आप मिले हुए हैं हिडमा से और एक से ज्यादा बार मिले हुए हैं? नहीं, मैंने एक बार ही मेरी मुलाकात हुई। हिडमा के जो साथी हैं, देवा कहें या केसा कहें, ये लोग आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने की खबर ने उसके खून से सने इतिहास को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। 1 करोड़ के इनामी हिडमा का नाम ही इतना डर पैदा करता था कि सुरक्षा बल भी जंगलों में ज्यादा सावधान और सतर्क होकर उतरते थे। वो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के घने जंगलों को अपने सुरक्षित अड्डे की तरह इस्तेमाल करता था और घात लगाकर जवानों पर हमले करता रहा। झीरम घाटी साल 2013 हो, बीजापुर का 2021 का हमला हो, ऐसे तमाम देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड भी हिडमा को ही माना जाता है। हिडमा के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। कितनी बड़ी ये कामयाबी भारतीय सुरक्षा बलों के लिए है, भारत की सरकार के लिए है। कैसे हिडमा इतना बड़ा नक्सली बन गया कि उसके ऊपर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्सली मामलों के जानकार हैं, सीधा बस्तर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स पर। मैं सर सीधा आपसे समझना और जानना चाहूंगा, हिडमा को कैसे पकड़ा गया और ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए है, भारत की सरकार के लिए है? देखिए, हिडमा एक नाम, जिस तरीके से उसका नाम पूरे देश में कुख्यात है, और मुझे अगर हिडमा को नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज अगर नक्सल संगठन में बात करें तो नक्सल संगठन में जो इनका हेड होता है वो सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी होता है, और चूंकि वो एक बटालियन का कमांडर है, और बटालियन के कमांडर के ऊपर भी जो है वो इनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होती है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चीफ दूसरा है। बावजूद उसके लोग ना तो सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी को जानते हैं, ना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के बंदे को जानते हैं। लोग जानते हैं हिडमा को। तो इसलिए हिडमा जो है एक पोस्टर बॉय बन गया है नक्सल संगठन में। और पोस्टर बॉय बनने के पीछे की उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल वो लोकल आदिवासी है, और क्योंकि बस्तर में अगर आप नक्सल संगठन में देखेंगे तो 2 विंग होते हैं। एक उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा उनका मिलिट्री कमीशन होता है। तो जो मिलिट्री कमीशन में जो लोग आते हैं वो बहुत कम उम्र से उनको भर्ती किया जाता है। पहले वो जो है आइडियोलॉजिकली जो है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और चूंकि कम उम्र में मतलब 12 वर्ष के बाद से जो है उनकी भर्ती शुरू हो जाती है। लड़के हो या लड़की सर? हाँ, लड़के लड़कियां दोनों की। दरअसल बस्तर आदिवासी इलाका है, और यहाँ पर स्कूलों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा है। जब कोई 5वीं 8वीं बच्चा फेल हो जाता है, उन इलाकों में गवर्नेंस भी नहीं थी, जिसके चलते नक्सलियों को उनको बरगलाने में या उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में ज्यादा आसानी होती थी। और इसलिए छोटे बच्चों को अगर आप मोटिवेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे आकर्षित होते हैं। और जिस तरीके से उन लोगों ने अपना पूरा सिस्टम देखा कि कोई भी नक्सली बंदा चला आ रहा है और अपने कंधे पे बंदूक लटका ले रहा है, लोग उसको लाल सलाम और दूसरे दादा, और उसका जो एक आभा बंडल जो दिखाई देता है, तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो लोग ज्यादा उससे आकर्षित होते हैं। मनीष सर, कम उम्र में ये भी हिडमा भी शामिल हो गया था नक्सली गतिविधियों में, संगठन में कहें? बिल्कुल। देखिए, हिडमा जब शामिल हुआ था, हालांकि उसकी कोई बायोग्राफी वगैरह नहीं है, लेकिन जो हम लोग इतने समय से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो हमको जानकारी या इंटेलिजेंस मिलती है, हिडमा 15-16 वर्ष की आयु में जो है वो मिलिट्री मतलब नक्सल संगठन में शामिल हुआ। उस समय बाल संघम के रूप में वो शामिल हुआ,
और 16 वर्ष की आयु में ही उसको ट्रेनिंग दी गई। उसका जो उसकी हाइट हेल्थ जो है ना बहुत अच्छी थी। उसका जो प्रेजेंस जो है ना बहुत अच्छा था। और उस समय एक नक्सली कमांडर हुआ करता था रामन्ना। रामन्ना ने उसको संगठन में लेकर के आया और तब से जो है वो रामन्ना के साथ रह करके जो है वो उसने नक्सल जो युद्ध के गुर सीखे, गुरिल्ला वारफेयर सीखा। और कहीं ना कहीं उसका जो एक जो ऑरा बना वो लोकल होने की वजह से आसपास के लोगों को काफी हद तक प्रभावित किया। और जिसके चलते वो लगातार मतलब बाल संगम से जन मिलिशिया से LOS LGS होते हुए जो है वो कहीं ना कहीं बटालियन में आ गया। और जिस तरीके से रामन्ना ने इसको अपना एक दत्तक पुत्र के रूप में इसको मतलब आगे बढ़ाया, तो ये उसकी सफलता उसको मतलब कदम दर कदम जो है उसको सफलता मिलती गई। और फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और ये उसकी सफलता का जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रमन्ना दक्षिण बस्तर में नक्सल संगठन का वो चेहरा था जिसको लोग जो है उस इलाके के लोग काफी प्यार भी करते थे, क्योंकि वो मिलनसार भी था, लोगों की मदद भी करता था। और कहीं ना कहीं जो उसका नक्सल संगठन के प्रति कमिटमेंट था वो अद्भुत था। यही कारण है कि लगभग 2.5-3 दशक तक रमन्ना जो है दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद की पहचान के रूप में जाना जाता था। कोरोना काल में जब उसकी मौत हो गई, उसके बाद जो है उसकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी सावित्री, और रमन्ना का एक लड़का था रंजीत, जो कि रंजीत का वो भी नक्सल संगठन में था, लेकिन उसकी संगठन में काम करने की उसकी मंशा नहीं थी। तो संगठन से सरेंडर करने के लिए उसने परमिशन मांगी, तो उसको परमिशन नहीं मिला। लेकिन चूंकि इसका राजनीतिक गुरु जो है वो रमन्ना था, तो हिडमा ने उसको संगठन से परमिशन दिलवा करके उसको सरेंडर का मार्ग उसका प्रशस्त करवाया। इसी प्रकार उस पत्नी को भी जो है 2 वर्ष बाद जो है सरेंडर के लिए हिडमा के ही संरक्षण में वो संगठन छोड़ करके गई। और ये दोनों माँ बेटों ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सरेंडर किया और आज भी वहां पर एक सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो उसकी जो मतलब परवरिश है, उसका संगठन में जो कमिटमेंट था, और जिस तरीके से वो एग्रेसिव मोड पे था, तो उसके चलते उसको बटालियन में पहले प्लाटून कमांडर, फिर कंपनी कमांडर, और फिर बाद में कमांडर बनाया गया। और आखिरी में क्योंकि बाद में एक नैरेटिव सेट होने लगा कि नक्सली जो है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आकर के नक्सली लीडर जो है बस्तर के आदिवासियों को सेंट्रल कमेटी में नहीं लेते। तो ये जब नैरेटिव सेट हुआ तो उसको मतलब उसकी काट के रूप में हिडमा को सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया। मनीष सर, ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि 16 साल की उम्र का, ये सुकमा बस्तर छत्तीसगढ़ के इलाके का ही रहने वाला हिडमा, अमूमन इससे पहले जो बड़ी पोजीशन सेंट्रल कैडर में नक्सलियों के दी जाती रही है, वो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग हुआ करते थे, जिनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है, खत्म किया भी गया है। लेकिन इसने 16 साल की उम्र से इतना सफर तय किया और यहाँ तक जगह बनाई, तो यानी कि दिमाग का बड़ा तेज होगा ये, निश्चित रूप से। और इसने कई सारी बड़ी बड़ी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, देखिए, हिडमा जो है वो दिमाग का भी तेज था और फिजिकली भी बहुत साउंड था। और काफी मतलब अगर कहीं खड़े हो जाए तो लोग उसको देख करके खौफ ज्यादा भी हो जाते थे। तो जिसके चलते उसको अपनी बॉडी का मिला, अपनी पर्सनालिटी भी इसने वहां पर नक्सल संगठन में डेवलप की। और चूंकि वो रहने वाला जो है वो सुकमा जिले के पुअर्ती गांव का निवासी था। पुअर्ती दक्षिण बस्तर का वो गांव है जहां से 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली निकले हैं। उसको नक्सलियों की नर्सरी कहा जाता है। और बड़े बड़े नक्सली निकले हैं जो कि कई वारदातों में लगातार उन्होंने डोमिनेट किया है, फोर्स को डोमिनेट किया है, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। और जो पुअर्ती गांव है वो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक जो रामन्ना था वो उसका पसंदीदा गांव था।
और पहले कुंवरती गांव जो है ना पहुंच विहीन हुआ करता था, वहां तक पहुंचने के लिए 2 नालों को पार करके आपको पैदल जाना पड़ता था, पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव था। आज तो वहां पर फोर्स का कैंप भी है और जिसके चलते वहां तक सड़कें बन गई हैं और बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है वो इलाका। तो वो इलाका जो है किसी दौर में नक्सलियों की नर्सरी होने की वजह से वहां पे बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप लगते थे और ट्रेनिंग कैंप के दौरान जो है वहां पर नक्सलियों को ट्रेनिंग दे करके उनको संगठन में भर्ती किया जाता था और उनको लीड करने का काम जो है वो इसने हिडमा ने किया। रमन्ना लगातार उसको मतलब सपोर्ट करता था और यही कारण है कि जब 2000 में नक्सलियों की पीएलजीए का गठन हुआ और लगभग 2003-4 में जो है नक्सलियों की नक्सली का जब पहले 2000 में गठन हुआ उसके बाद नक्सलियों ने अपना एक प्लाटून बनाया। फिर 2004 में नक्सलियों ने अपनी कंपनी बनाई। 2005 में नक्सलियों ने दूसरी बटालियन भी गठित की जो कि अबूझमाड़ में रखी। बाद में परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से वो बटालियन जो है वो कहीं ना कहीं उसका वजूद खत्म हो गया तो उसको डिसॉल्व कर दिया और पूरा जो स्ट्रेंथ है वो बटालियन नंबर 1 में ला करके रखा गया और बटालियन नंबर 1 में उस समय एक कंपनी को संभालता था क्या नाम है इसमें हिडमा। और जब ताड़मेटला का कांड हुआ, ताड़मेटला कांड जिसमें जहां पर 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसके बाद उसको जो है वो डिप्टी कमांडर बनाया गया। तब से वो लगातार अन्ना के साथ रह करके जो है उस बटालियन को उसने ताकत दी और संगठित। सर हमने पहले देखा, हाल फिलहाल में तो नहीं, 5-8 सालों में अगर देखें तब तो नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले नक्सलियों के पास जो लोकल रिपोर्टर्स होते थे वो जाकर उनका इंटरव्यू ले पाते थे, उनकी मर्जी से उनसे बातचीत कर पाते थे। लेकिन हिडमा के साथ किसी पत्रकार का कभी भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसको किस तरह से देखा जाए? जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया है छत्तीसगढ़ की सीमा से दूर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के आसपास उसको पकड़ा गया है, इस बारे में क्या जानकारी है? नहीं देखिए, हिडमा से बहुत सारे लोग मिलते थे, हमारी भी मुलाकात हिडमा से हुई है। ऐसा नहीं है कि हिडमा जो है वो लोगों से बहुत दूर रहता था, पर वो जो है प्रचार माध्यमों से दूर रहता था, इंटरव्यू देने से परहेज करता था। जब आप उससे मिलने की बात कर रहे हैं तो बहुत कम लोगों से मिलता था, खासकर मीडिया रिपोर्टरों से, लेकिन जिनकी ठीक ठाक रेपो है उनसे बात करने में परहेज नहीं करता था। लेकिन वो बार बार ये कहता था कि मैं अपना इंटरव्यू प्रकाशित नहीं करना चाहता। तो आप उससे बात करके घंटों बात कर सकते हैं, 1-1.5-2 घंटे, हम लोग ने भी 1.5 घंटे जो है उसके साथ बैठ करके बातचीत की और लेकिन उसने इंटरव्यू के लिए परमिशन नहीं दिया। तो अच्छा। ये हाँ, तो ये जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रचार से दूर रहता था। यानी सर आप खुद आप मिले हुए हैं हिडमा से और एक से ज्यादा बार मिले हुए हैं? नहीं, मैंने एक बार ही मेरी मुलाकात हुई है। इस दौरान क्या बातचीत हुई कि क्या उसका तर्क था कि वो नक्सली क्यों बना, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम क्यों दे रहा है, उसने क्या वापस हथियार डालने की बारे में नहीं सोचा? इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए प्लीज। नहीं देखिए, मेरी जो की मुलाकात हुई थी वो 2008-9 के दौरान हुई थी और किसी घटना के संदर्भ में मैं रिपोर्टिंग करने गया था पोंटा। उस दौरान मुझे भर्ती जाने का अवसर मिला। तो एक हमारा परिचित का बंदा था जो हिडमा से काफी संपर्कित था। हम लोग क्योंकि प्रिंट मीडिया में था, मैं खबरें प्रकाशित होती थी, कहीं ना कहीं मतलब मेरी खबरों को लेकर के थोड़ा सा वो लोग प्रभावित भी थे कि मतलब ये रिपोर्टिंग इनकी अच्छी आती है और थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक रिपोर्टिंग होती है। तो उस दौरान जो है मुझे उसने बताया कि हिडमा की लोकेशन आसपास है, मिलना चाहूंगे क्या? तो पहले मेरी इच्छा नहीं हुई तो नहीं, एक बार मिल लो करके, तो पूछ लो, अगर उपलब्ध होंगे तो मिल लेंगे करके। 2008 में इतना बड़ा नाम भी हिडमा नहीं बना था जो तब बड़ा नाम नहीं था। जी जी, तो बड़ा नाम नहीं था उस समय। और फिर उस समय जो है जब हम गए तो रमन्ना भी वहीं पे था और हालांकि रमन्ना आया नहीं, बाद में जब हम जाने की तैयारी में थे तब फिर रमन्ना आया, रमन्ना से फिर हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और
कुल मिलाकर के उस दौर में बड़ा नाम नहीं होने की वजह से उसके बारे में हम लोग जो है, क्योंकि अभी उस समय जो सलवा जुलूम का दौर था, सलवा जुलूम का दौर खत्म हुआ था, तो ये इनका प्रेजेंस आया था, तो मैक्सिमम चीजें हम लोग सलवा जुलूम के बारे में इनसे बात हमने की कि भाई सलवा जुलूम जो है इसने नक्सलवाद की चूल्हे हिला दी। ऐसी स्थिति में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ के लोग जिनको आप बोल रहे हो हम इनके हितों की रक्षा के लिए जो है हम यहाँ पर हथियार उठाए हुए हैं, ये लोग आपसे बगावत क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, ये तो महेंद्र कर्मा ने इनको बरगला दिया और बीजेपी सरकार इसके खिलाफ है और ये बरगला करके हमारे खिलाफ खड़ा किया गया, लेकिन समझ में आएगा तो फिर हम इनके बीच के लोग हैं, हम इनके लिए काम करते हैं। और जो है उस दौर में उन्होंने ऐसी घटना के संदर्भ में जैसे उनसे बात करें तो उसका बहुत क्लियर कट जवाब ये देते थे कि भाई देखिए, इसमें फलाने आदमी ने ऐसा किया, इस कारण हमने इस घटना को अंजाम दिया, इन्होंने हमारे लोगों को इतना मारा, इन्होंने हमारे खिलाफ मुखबिरी की। तो उनके अपने तर्क होते थे, उन तर्क पर जो है अब ये जरूरी नहीं है कि आप उन तर्कों से सहमत हो या ना हो, है ना, लेकिन उनका अपना एक लॉजिक होता था हर घटना के पीछे। जब वो उनसे बात होती थी कि भाई ये क्यों हुआ, तो उनका बहुत क्लियर कट वो रहता था एजेंडा। जबकि कई बार ऐसा रहा है कि हम लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये चीजें जो है हमेशा इनके साथ रही हैं, और जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं जो एक उसका जो कमिटमेंट था मतलब संगठन के प्रति, तो वो हम देखा कि ये आदमी आगे चल के किसी बड़े ओहदे में पहुंचेगा, और निश्चित रूप से आज देखते हैं वो एक बड़े ओहदे तक पहुंचा हुआ। वो बिल्कुल बड़े ओहदे पे पहुंचा, लेकिन गलत काम के जरिए बड़े ओहदे पर पहुंचा। फिलहाल अब माइनस हिडमा नक्सलियों के संगठन की किस तरह से अब कमर टूट चुकी है। 2026 मार्च तक जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम नक्सल मुक्त देश को कर देंगे, उस मुहिम में ये कितनी बड़ी कामयाबी है सर? कैसे अभी आप पूरा मोबिलाइजेशन? देखिए, बड़ी कामयाबी है, और अभी तक नक्सलियों के खिलाफ जो फोर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए, और जिस तरीके से नक्सलियों की घेराबंदी की, उसमें फोर्स को सफलता मिली है, और उनका जो संगठन जो है ना काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुआ है। और आज की डेट पर जो नक्सलियों की अपनी स्थिति है वो बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन अगर आप बस्तर को देखेंगे तो बस्तर में नक्सलियों के जो संगठन है, जैसे उत्तर बस्तर का एक एरिया आता है, कबूजमाड़ का एरिया आता है, एक बीजापुर का नेशनल पार्क का एरिया आता है, बलाडीला की तराई का एक एरिया आता है, और एक दक्षिण बस्तर का एरिया आता है। इन इन इलाकों में नक्सलवाद जो है ना ये 5 पॉकेट में बटा हुआ है, और जिसकी वजह से जो आज फोर्स को जो कामयाबी मिली वो नक्सलियों के 2-3 इलाकों में जो है उन्होंने अच्छे से सेंध मारी थी। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर में नक्सलियों को काफी डैमेज किया उन्होंने। बीजापुर में आज भी वो घटनाएं जो है वो ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो बीजापुर में भी काफी हद तक सफलता मिली है इनको। लेकिन आज जो दक्षिण बस्तर का इलाका है, जिस इलाके में बटालियन का मूवमेंट रहा करता था या बटालियन का हेडक्वार्टर हम कहें, तो उस इलाके में फोर्स को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। और अगर रणनीतिक आधार पर देखेंगे तो नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बटालियन ही है, क्योंकि कहीं पर भी जो वारदात करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो बटालियन के लोग ही करते थे। तो जब तक ये बटालियन डैमेज नहीं होगी, आपके नक्सल मुक्त बस्तर का या नक्सल मुक्त देश की अगर आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें सफलता संशय रहेगी। और कहीं ना कहीं बटालियन को हिट करना जो है वो आज फोर्स और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही कारण है कि अब जो है पूरा फोकस जो है हिडमा की ओर किया गया है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में इनकी बटालियन जो है वो स्प्लिट हो गई है, और छोटे छोटे ट्रुप में डिवाइड होकर के कुछ लोग तेलंगाना चले गए, कुछ लोग आंध्र प्रदेश चले गए, कुछ लोग एमएमसी जोन चले गए, कुछ लोग ओडिशा चले गए, कुछ लोग जो है बस्तर के अंदरूनी गांव में जो है वो बिखरे हुए हैं। तो अब जो है इन पर फोकस करना कहीं ना कहीं फोर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से इन्होंने हिडमा को टारगेट किया, निश्चित रूप से इसका फोर्स को बहुत लाभ मिलेगा।
और नक्सलियों की एक जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो डिमोरलाइज होगी। लेकिन हिडमा ही अंतिम व्यक्ति नहीं है, अभी भी उनकी ओके। सेंट्रल मिलिट्री का जो हेड है वो जिंदा बचा हुआ है। हिडमा के जो साथी हैं, देवा कहें या केसा कहें, ये हम्म, लोग आज भी मौजूद हैं और हम्म। कहीं ना कहीं इनको भी टारगेट करना बहुत जरूरी है। अगर इनको टारगेट करते हैं तो निश्चित रूप से हिडमा का जो नक्सलियों की हट हुआ, क्या आपको लग रहा है जो बाकी और संगठन में लोग हैं वो सरेंडर करने की सोचेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कुछ लोग सरेंडर करेंगे, लेकिन नक्सलियों में दो फाड़ हो गए हैं। कुछ लोग सरेंडर के मूड में है, बातचीत करके सरेंडर करेंगे। कुछ लोग जो है, जो जो आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, खासकर मिलिट्री विंग के लोग, जो नहीं चाहते कि हम हथियार डाल करके हम्म, मतलब समाज में जिन उद्देश्यों को लेकर के आए हैं, और अगर हम सरेंडर हो जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, ये हम्म, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से पूरे लोग जो है वो सरेंडर के मूड में नहीं है। और हालांकि उनकी जो भर्तियां बंद हो चुकी हैं, नक्सलियों की स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, और जो मुट्ठी भर नक्सली बचे हैं उनको भी जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक जो है नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना जो है, मुझे लगता है थोड़ी सी असहज होती या बेमानी। लास्ट सवाल हिडमा से ही सर खत्म करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि हिडमा अपनी पत्नी के साथ था जब ये कार्रवाई की गई है सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की तरफ से। इस बारे में क्या जानकारी, कुल कितने नक्सली मारे गए हैं? देखिए, ओवरऑल जो जो ये पूरा इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि क्योंकि ये तो इंटेलिजेंस सोर्स भी बता रहे हैं कि मैक्सिमम नक्सली जो है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में छिप गए हैं। अभी पिछले दिनों जो है तेलंगाना में जो इनको थोड़ा शेल्टर मिलता है, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसलिए वहां पर ये नक्सलियों के प्रति जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो पिछले दिनों आज जो एडीजी से वहां पे जो बात हो, एडीजी इंटेलिजेंस आंध्र प्रदेश के, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम पिछले एक सप्ताह में लगभग 31 नक्सलियों को हमने गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग बटालियन क्षेत्र के थे, जिसमें 7 नक्सली जो है इनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चीफ है तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, उसके बॉडीगार्ड। तो उनसे जो इंटेरोगेशन इन्होंने किया, उसके आधार पर पुलिस को कुछ इनपुट मिले, और उन इनपुट के आधार पर जो है इन्होंने ऑपरेशन प्लान किया। और ये जिस इलाके में ऑपरेशन आज हुआ है, ये इलाका आंध्र प्रदेश का इलाका है और ओडिशा से लगा हुआ है। नक्सल संगठन की दृष्टि में अगर बात करें तो नक्सलियों का एओबी, आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी जो है वो इस इलाके में सक्रिय रहती है। और अभी कुछ समय पहले इस इलाके में एक और इनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य उदय मारा गया था, और ये हिडमा के साथ 6 लोग मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो नक्सलियों के जो गिरफ्तार या जो सरेंडर नक्सलियों से जो मिला है, उसके आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे बसवा राजू जो सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी उनका मारा गया था, उसी तर्ज पर यह ऑपरेशन हुआ है। हालांकि उसके साथ 29 लोग मारे गए थे, इनके साथ 6 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये बताता है कि नक्सली, क्योंकि हिडमा के साथ जो लोग बताते थे कि हिडमा के साथ कम से कम 50 से ज्यादा नक्सली जो है वो उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अगर 6 लोग ही मारे गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात, इस बात की पुष्टि होती है कि नक्सली विघटित हो गए हैं और छोटे छोटे समूह बना करके अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि एडीजी इंटेलिजेंस का कहना यह भी है कि हमको ये भी जानकारी मिली है, इनपुट मिले हैं कि उस इलाके में अभी कुछ नक्सली और हैं, हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है। मनीष सर, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, कीमती समय आपने निकाला। और चूंकि आज ये बड़ी घटना और लगातार आप इसको कवर भी कर रहे हैं, घटना को आप बहुत व्यस्त हैं, अपने लिए भी कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नक्सल मामलों के जानकार के तौर पर नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े, हमसे बातचीत की। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।